जुड़ गए सभी लोग? जुड़िए फटाफट। स्टार्ट करते हैं आज बेसिक, है ना। और देखिए, इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में क्या क्या पढ़ते हैं? दो चीज़ें मुख्य रूप से इसमें पढ़ी जाती हैं। एक पूरा पोर्शन आता है ना, एक तो इसमें नियमों को पढ़ते हैं, रूल्स, और एक इसमें पढ़ते हैं वोकैबुलरी को, तब जाके ये कंप्लीट होता है। ठीक है, इन दोनों को मिलाकर, है ना, बाकी क्वेश्चन जैसे क्लोज टेस्ट हो गए, कंप्रिहेंशन पैसेज हो गया, है ना, तो ये सब इन्हीं से सॉल्व होता है। ठीक है, तो ये कुछ सिलेबस टाइप का था, पूरा ही पढ़ना होता है। इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो ये एक लैंग्वेज है। ठीक है, तो थोड़ी बहुत बेसिक बात करना भी ज़रूरी है। लैंग्वेज है तो एक कुछ बेसिक क्वेश्चन। इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट इंग्लिश की जो होती है वो होती है लेटर। लेटर को जब हम प्रॉपर ऑर्डर में रखते हैं तब वो बनता है हमारा अल्फ़ाबेट। ठीक है, लेटर को जब प्रॉपर ऑर्डर में रखते हैं तब वो हमारा बनता है अल्फ़ाबेट। ठीक, अल्फ़ाबेट को शुरू से पढ़ रहे हैं बिल्कुल, है ना, तो वो अल्फ़ाबेट रहता है, ए टू जेड अल्फ़ाबेट कहेंगे, अल्फ़ाबेट्स नहीं कहेंगे, ये ध्यान रखना है ना। एक बेसिक क्वेश्चन यहाँ से भी पेपर में पूछा गया है ना। जैसे एक क्वेश्चन आया था, माई सन इज लर्निंग इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, तो अल्फ़ाबेट्स जब हम कहते हैं तो अल्फ़ाबेट्स का मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में हो जाता है भाषाएं। ठीक है, और अल्फ़ाबेट कहते हैं तो इसका अर्थ होता है वर्णमाला। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, माई सन इज़ लर्निंग इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, तो यही गलत हो गया क्योंकि इंग्लिश है तो अल्फ़ाबेट, ये पूछा गया क्वेश्चन। अब अल्फ़ाबेट को प्रोनाउंसिएशन के आधार पर डिवाइड करते हैं तो मेन रूप से दो बनाते हैं, वोवेल और कॉन्सोनेंट। और यहीं से साउंड्स की भी बात होती है, लेटरों का साउंड्स। लेटर तो 26 ही हैं टोटल, है ना। ठीक है, लेकिन इनके साउंड्स अलग अलग होते हैं, तो टोटल 44 साउंड्स होते हैं। कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है टीचिंग के एग्ज़ाम में। 44 साउंड्स होते हैं जिसमें 20 साउंड्स वोवेल के हैं और 24 साउंड्स कॉन्सोनेंट्स के हैं। ठीक है, अंतर 26 लेटर्स टोटल हैं। ठीक है, लेकिन साउंड की जब बात करते हैं तो वो 44 हो जाते हैं। ठीक है, 20 वोवेल साउंड्स हो जाते हैं, 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स हो जाते हैं। इससे गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं। वोवेल हमारे बेसिक आपको पता ही है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि पहली क्लास है। बाकी 21 हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं। कुछ विद्वान डब्ल्यू और वाई को सेमी वोवेल्स की कैटेगरी में भी रखते हैं। जब स्पेशली क्वेश्चन आए कि सेमी वोवेल्स कौन से हैं तब आपको बताना है कि डब्ल्यू और वाई हैं। लेकिन बेसिकली इसको दो ही तरह से डिवाइड करते हैं, वोवेल में और कॉन्सोनेंट में, है ना। ठीक है, बीच में कुछ कोर्सेज में रखा गया था, इसको पढ़ते थे, लेकिन अभी इसको हटा दिया गया है तो दो ही डिवाइड करके पढ़ते हैं, वोवेल और कॉन्सोनेंट। लेकिन जब स्पेशली पूछ लिया जाए कि सेमी वोवेल्स कौन से हैं तो डब्ल्यू और वाई सेमी वोवेल्स हैं। तो ये हमारा एक मेन बेसिक यहाँ से हो गया, है ना। इसमें भी मैंने एक दो क्वेश्चन आपको बता दिए, जैसे ये पूछा गया क्वेश्चन है, ये पूछा गया क्वेश्चन है, अल्फ़ाबेट्स वाला पूछा गया क्वेश्चन है ना। ठीक है, तो दो तीन क्वेश्चन तो मैंने यहाँ से आपको पूछे गए बताइए, तो ये बेसिक है। ठीक, फिर इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए क्योंकि इसके नोट्स में नहीं आपके रहेंगे, है ना। ठीक है, नोट्स में आपका बिल्कुल ले सकते हैं, सभी लोग ले सकते हैं क्लास। ठीक है ना। तो ये हो गया बेसिक फंडामेंटल। उसके बाद हम आते हैं लेटर से, जब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो वर्ड आता है। वर्ड मीन्स क्या होता है, शब्द होता है। अब ये शब्द क्या है, शब्द जो होता है मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर होता है।
मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में मीनिंगफुल ग्रुप रहना चाहिए, तभी हम वर्ड कह सकते हैं उसको, है ना। अगर हम कहते हैं एक ग्रुप ऑफ लेटर, तो ये वर्ड नहीं होगा जब तक इसमें हम ये ना जोड़ें, मीनिंगफुल, अक्षरों का सार्थक समूह। ये भी एक ग्रुप है, ABCD, ये भी ग्रुप ऑफ लेटर हो गया, लेकिन इसका कोई मीनिंग नहीं है, तो ये वर्ड इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं कहा। इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ, अदर लैंग्वेज की नहीं। लेकिन जब यहाँ आपने बॉय कहा तो अर्थ है, गर्ल कहा तो अर्थ है, ट्री कहा तो अर्थ है, हेट कहा तो अर्थ है। तो जब ऐसे ग्रुप का लेटर होगा जिसका कोई मीनिंग होगा, तो इंग्लिश लैंग्वेज में उसे हम क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। ठीक है, क्लियर। एक चीज़ ये हो गई। वर्ड के बाद हमारी तीसरी चीज़ आती है फ्रेज। फ्रेज क्या है? इसे कहते हैं वाक्यांश। ठीक है, वाक्यांश को समझेंगे, साथ साथ में सेंटेंस भी समझेंगे, तो दोनों समझ में आएंगे कायदे से। इसे कहते हैं सेंटेंस और इसे कहते हैं फ्रेज। सेंटेंस को हिंदी में कहा जाता है वाक्य। ठीक है, बेसिक सा फंडा। शब्दों का समूह, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह विच मेक सेंस बट नॉट मेक कंप्लीट सेंस। शब्दों का समूह जो अर्थ दे लेकिन पूर्ण अर्थ न दे, पूर्ण अर्थ न दे, उसे फ्रेज कहा जाता है, उसे फ्रेज कहा जाता है। ठीक है, बेसिक। ठीक है, ये क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस। शब्दों का समूह, शब्दों का समूह जब पूर्ण अर्थ देता है, जब पूर्ण अर्थ देता है, तब उसे वाक्य कहते हैं। ठीक है बच्चों, तब उसे वाक्य कहते हैं। शब्दों का समूह जब पूर्ण अर्थ देता है तब उसे वाक्य कहते हैं। ठीक है, एक अंतर और है, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब आते हैं, सब्जेक्ट और वर्ब आते हैं। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं आते। सब्जेक्ट और वर्ब दोनों की बात मैं कर रहा हूँ, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब आए तो पूरा अर्थ देने लगेगा। अब पूरा अर्थ देने लगेगा तो वो क्या हो जाएगा? सेंटेंस हो जाएगा। इसी से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं दोनों को स्पेशली, है ना। सब्जेक्ट वर्ब का मतलब पूरा अर्थ देगा ही, तो वो सेंटेंस बन गया, है ना। और जब पूरा अर्थ नहीं देगा तब वो हमारा क्या बन जाएगा? वाक्यांश बन जाएगा। ठीक है, ये चीज है। चलिए थोड़ा सा और देखिए। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल, इसको मैंने रख दिया एक किनारे। ठीक, एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने कहा ऑन द टेबल, मैंने कहा अपॉन द टेबल, मैंने कहा इनटू द वेल। ठीक, अब ये ग्रुप ऑफ वर्ड हैं, इनका सेंस भी है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट वर्ब ना होने की वजह से ये पूर्ण अर्थ नहीं दे सकते। लेकिन मैं इसी को कहूँ द बुक इज ऑन द टेबल, या मैं कहूँ द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल,
या मैं कहूँ द कैट फेल इनटू द वेल। तो अब यहाँ सब्जेक्ट और वर्ब मैंने इसमें जोड़ दिया, तब ये हमारा क्या हो गया, तब ये हमारा सेंटेंस हो गया। इस वाले को हम फ्रेज नहीं कह सकते क्योंकि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब है, सब्जेक्ट और वर्ब है, सब्जेक्ट और सेंटेंस कह सकते हैं, सब्जेक्ट और वर्ब से सेंटेंस बन सकता है ना। तो यहाँ पर ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको हम फ्रेज कह सकते हैं, वाक्यांश कह सकते हैं, लेकिन इस पूरे पार्ट को हम वाक्य कहेंगे। वाक्य का मतलब है इंग्लिश में सेंटेंस। ठीक है, उम्मीद है कि ये आपको अंतर समझ में आ गया होगा कि फ्रेज किसे कहते हैं और सेंटेंस किसे कहते हैं। सेंटेंस की ही बीच की कड़ी, फ्रेज की एक बीच की कड़ी, दोनों के बीच की कड़ी होती है, क्या होती है, क्लॉज। ठीक है, अभी भी वाइब्रेशन हो रहा है, तो नहीं होना चाहिए, देखो। अब सही है ना? अब तो सही है, यहाँ पे तो सही आवाज़ आ रही है बिल्कुल। बीच बीच में आ रही है ना? अब सही है ना? चलो, बोल रहा हूँ तब नहीं आ रही होगी। हाँ, तो ये हमारा क्या हो गया, ये सेंटेंस हो गया। ठीक है, तो सेंटेंस के बारे में हमने समझा। अब पार्ट ऑफ सेंटेंस हम पढ़ते हैं, है ना। पार्ट ऑफ सेंटेंस क्या है? पार्ट ऑफ सेंटेंस को जब हम, ये काइंड ऑफ सेंटेंस नहीं, पार्ट ऑफ सेंटेंस, पार्ट ऑफ सेंटेंस को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर दो तरीके से पहले इसको डिवाइड करते हैं। एक हम बनाते हैं सब्जेक्ट, जिसे हिंदी में कहा जाता है कर्ता, और एक हम बनाते हैं प्रेडिकेट, जिसे हिंदी में कहा जाता है विधेय। हिंदी में कहते हैं विधेय। ठीक है, सिंपल सी बात, देखो समझना, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि इनकी ज़रूरत हर जगह पर पड़ती है। आगे आपने पढ़ा होगा कोर्स को तो समझ रहे होंगे, है ना। ठीक है, क्लॉज पे मैं चर्चा कर रहा था। क्लॉज का मतलब क्या होता है, उपवाक्य। इसको हम आगे चल के पढ़ेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। कोई भी सब्जेक्ट और वर्ब जब किसी भी कंजक्शन से जुड़ जाता है तो वो क्लॉज बन जाता है, उपवाक्य बन जाता है, किसी भी कंजक्शन से। ही सेड दैट ही वेंट टू स्कूल। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस दैट से जुड़ रहा है, सब्जेक्ट और वर्ब, वो हमारा, ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, क्लॉज। जब किसी कंजक्शन से जुड़ जा रहा है तो वो क्लॉज हो जाता है, नहीं तो वो क्या रहेगा, सेंटेंस रहेगा। ठीक है, कर्ता क्या होता है, जिसके बारे में बात की जाए, जिसके बारे में बात की जाए, जिसके बारे में बात की जाए, या जो कार्य करे, वो हमारा क्या होता है, वो कर्ता होता है। जिसके बारे में बात की जाए या जो हमारा कार्य करे, वो हमारा क्या होता है, कर्ता होता है, कर्ता। ठीक है, कर्ता का मतलब क्या हो गया, कार्य को करने वाला। दोनों बातें ध्यान रखनी है। और एक चीज यहां पर और ध्यान रखो, पहचान। पहचान क्या होती है, वर्ब के पहले, वर्ब के पहले कौन, किसने, कौन किसने, और कभी कभी क्या से भी प्रश्न करने पर, कौन किसने क्या से प्रश्न करने पर, प्रश्न करने पर हमारा सब्जेक्ट प्राप्त होता है, हमारा सब्जेक्ट प्राप्त होता है, सब्जेक्ट प्राप्त होता है। बेसिक बात। ठीक है, तो ये माइंड में अपने रखना है ना। कौन किसने तो नॉर्मल है, क्या से भी कभी कभी मिलता है। ठीक है, चलिए, अब प्रेडिकेट क्या होता है, सब्जेक्ट को छोड़कर जो भी कुछ सेंटेंस में बचेगा, सब्जेक्ट को छोड़कर जो भी कुछ सेंटेंस में बचेगा, सब्जेक्ट मान लीजिए मैंने खोज लिया, अब सब्जेक्ट के अतिरिक्त जो भी कुछ सेंटेंस में बचा हुआ है वो हमारा प्रेडिकेट हो जाता है। ठीक है बच्चों, चलो देखो इस पर एग्जाम्पल देखते हैं, है ना। देखो, इसको थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूँ ताकि साइड में रहे, तो यहाँ से देख भी सके। देखिए, सब्जेक्ट को पहले खोजते हैं, है ना। जैसे हरी रीड्स इंग्लिश। अब कार्य करने वाला कौन है, हरी है। ठीक है, और भी देखिए, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। अब ये मिला क्या से, क्या अच्छी एक्सरसाइज है, स्विमिंग अच्छी एक्सरसाइज है। ठीक है, और एक दो एग्जांपल, आसान आसान हो गए, थोड़ा सा घुमाने वाला भी। ऑन द टॉप ऑफ द हिल्स
लिव्ड अ हर्मिट। हर्मिट का मतलब क्या होता है? साधु या सन्यासी। ठीक है, ऑन द टॉप ऑफ द हिल्स लिव्ड अ हर्मिट। ठीक है, जो पहाड़ियों की चोटी पर एक हर्मिट रहता था। अब क्वेश्चन किससे करना है? वर्ब से। कौन रहता था? हर्मिट रहता था। हर्मिट का मतलब होता है साधु या सन्यासी। ठीक है, हर्मिट का मतलब होता है साधु या सन्यासी। तो ऑन द टॉप ऑफ द हिल लिव्ड अ हर्मिट, तो हर्मिट यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया। तो कभी कभी स्टार्टिंग में भी आता है, कभी कभी बीच में भी सब्जेक्ट हो सकता है, और कभी कभी लास्ट में भी हो सकता है। लेकिन जो उसका बेस्ट प्लेस माना जाता है वो वर्ब के पहले, सेंटेंस के स्टार्टिंग में माना जाता है। लेकिन ये कोई फिक्स स्थान नहीं है, बीच में भी आ सकता है और सेंटेंस के लास्ट में भी आ सकता है ना। ठीक है, लेकिन मूल चीज़ पकड़े रहेंगे तो उससे आ जाएगा। कौन रहता था? हर्मिट। ठीक है, जैसे क्वेश्चन और, ए बार्किंग साउंड द शेफर्ड हियर्स। कौन सुनता है? शेफर्ड सुनता है। तो शेफर्ड हमारा क्या? गडेरिया। कौन सुनने का काम कर रहा है? शेफर्ड सुनने का काम कर रहा है। तो शेफर्ड हमारे वाक्य का क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। तो बीच में भी हो सकता है। और भी एक आध एग्जाम्पल, हियर कम्स द बस। हियर कम्स द बस, कौन आती है? बस आती है। तो बस हमारे वाक्य का क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। अब बस हमारे वाक्य का सब्जेक्ट हुआ, तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जब हमें सही तरीका खोजने का पता रहेगा, क्या जिसके बारे में बात की जाए या जो कार्य करे, इससे भी पता नहीं चल रहा है, तो कौन, क्या और किसने से प्रश्न वर्ब के पहले कर लेते हैं, तो हमारा सब्जेक्ट हमें मिल जाता है। ठीक है, तो ईजी है। बाकी सब्जेक्ट को छोड़ दो, जो कुछ बचा है इसमें वो सब हमारा प्रेडिकेट है। जो सब हमारा प्रेडिकेट है, जनरली वर्ब से शुरू होता है प्रेडिकेट, लेकिन मेन रूप से जान लो, सब्जेक्ट को निकाल दो। सब्जेक्ट के साथ जो आर्टिकल है उसको भी सब्जेक्ट के साथ ही रखो, बाकी चीज़ों को हम प्रेडिकेट में रखते हैं। ठीक है, प्रेडिकेट हो गया। अब एक इंपॉर्टेंट बात और ध्यान रखनी है कि वाक्य का सब्जेक्ट हमेशा दो ही शब्द होते हैं, या तो कोई नाउन होता है या तो कोई प्रोनाउन होता है। क्या तीसरा कुछ भी हो सकता है? नहीं हो सकता है। अब तीसरा कुछ अगर होगा भी वाक्य का सब्जेक्ट, तो उसे नाउन के बराबर ही माना जाएगा। ठीक है, वाक्य का सब्जेक्ट हमेशा कोई नाउन या प्रोनाउन होता है, लेकिन अगर कोई और शब्द नाउन उसकी जगह पर यूज किया गया है तो वो भी नाउन के बराबर ही माना जाएगा। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, नाउन के बराबर ही उसको माना जाएगा। जैसे दूसरे एग्जाम्पल में आप देख रहे होंगे, स्विमिंग यहाँ यूज किया गया है, ये स्विमिंग है ना। तो स्विमिंग तो नाउन है नहीं, लेकिन ये सब्जेक्ट के स्थान पर आ रहा है। तो सब्जेक्ट के स्थान पर आ रहा है तो जो इसका मूल अस्तित्व है वो रहेगा। सब्जेक्ट के स्थान पर आ रहा है, अब मूल अस्तित्व तो है ही, लेकिन ये नाउन बन गया है। तो अब हमें ऐसे शब्द को देखना होगा जो वर्ब और नाउन दोनों का काम करता है। ये हमारे होते हैं वर्बल नाउन, और वर्बल नाउन में ये क्या काम कर रहा है? जिरंड का काम कर रहा है। तो कह रहे जिरंड अभी आगे पढ़ेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब में, लेकिन जो भी शब्द सब्जेक्ट के स्थान पर आता है तो बेटा नाउन बन ही जाता है, और उसमें कोई विशेष बात में सीखने वाली नहीं है। बहुत इजी सी चीज़ है। वाक्य का सब्जेक्ट हमेशा कोई नाउन प्रोनाउन होगा। अगर कोई और शब्द भी यूज़ किया जाता है तो वो नाउन के इक्विवेलेंट ही, नाउन के बराबर ही उसको माना जाता है। ठीक है, तो ये हमारा दो चीज़ें और क्लियर हो गई, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हमने दोनों चीज़ों को पढ़ लिया है ना। ठीक है बेटा। अब देखते हैं अगला पॉइंट। अगला देखो, अब हमारा आता है इसके बाद काइंड ऑब्जेक्ट। प्रेडिकेट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑब्जेक्ट, इसको भी पढ़ के तब आगे बढ़ेंगे हम काइंड ऑफ सेंटेंस पे। ऑब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट को हिंदी में कहा जाता है कर्म। कर्म क्या होता है? कर्म का मतलब होता है कर्ता द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव जिस व्यक्ति या वस्तु पर पड़ता है उसे वर्ब का ऑब्जेक्ट कहते हैं। फिर से सुनिए, कर्ता को छोड़कर किए गए कार्य का प्रभाव जिस व्यक्ति या वस्तु पर पड़ता है उसे वर्ब का ऑब्जेक्ट कहा जाता है। बहुत इजी है। ठीक है, पहचान है क्या, किसे और किसको, क्या, किसे और किसको से प्रश्न करने पर हमारा ऑब्जेक्ट प्राप्त होता है। ऑब्जेक्ट क्लियर होगा तो क्या क्या क्लियर होगा? प्रोनाउन पढ़ोगे वहाँ भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी।
प्रेपोजिशन पढ़ोगे वहाँ भी जरूरत पड़ेगी, जिरंड नॉन फाइनाइट वर्ब इतनी पढ़ोगे वहाँ भी नाउन ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऑब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्लॉज पढ़ोगे, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, वहाँ भी ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बेसिक है, लेकिन जैसे क्लाइंट कहे थे ना, देखत में छोटन लगे घाव करे गंभीर। तो दूसरी चीज़ ये है कि छोटी सी चीज़ है, लेकिन ये बहुत बड़े बड़े जो टॉपिक हैं ग्रामर के, उनका ये आधार है, उनकी ये जड़ है। तो ये सब चीज़ें हमारी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। फिर से मैं एक बार परिभाषा बता दे रहा हूँ। कर्ता को छोड़कर किए गए कार्य का प्रभाव जिस व्यक्ति या वस्तु पर पड़ता है उसे वर्ब का ऑब्जेक्ट कहा जाता है। ठीक है, कर्ता को छोड़कर, कर्ता को छोड़कर किए गए कार्य का प्रभाव जिस व्यक्ति या वस्तु पर पड़ता है, जिस व्यक्ति या वस्तु पर पड़ता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, उसे ऑब्जेक्ट कहा जाता है। इसकी पहचान भी होती है, बहुत सिंपल सी पहचान है। क्या पहचान है? वर्ब के पहले क्या, किसे और किसको से प्रश्न करने पर, किसको से प्रश्न करने पर हमारा ऑब्जेक्ट प्राप्त होता है, हमारा ऑब्जेक्ट प्राप्त होता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब इन सभी चीज़ों को दिमाग में रखना, तब हम एग्जाम्पल समझ पाएंगे, है ना। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। हर वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता है ना। ही गोज टू स्कूल डेली, आई सॉ अ बर्ड, he bought a car, he bought a car। ठीक है, he runs fast, he runs fast। एक मैं और समझाने के लिए दो वर्ब को एक साथ लिख रहा हूं। he eats mangoes, he eats 3 times a day। क्वेश्चन किससे करना है? क्या से, किसे से और किसको से। इन 3 शब्दों के अलावा अगर किसी और शब्द से आंसर आता है तो वो कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। इन 3 शब्दों के अलावा किसी और शब्द से आंसर आएगा तो वो कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता है। ध्यान रखना है, किससे क्वेश्चन करना है? क्रिया से क्वेश्चन करना है, वर्ब से क्वेश्चन करना है। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। वर्ब क्या है? ये। ठीक है, गोज क्या जाता है? नहीं आया आंसर। किसे जाता है? नहीं आया। किसको जाता है? नहीं आया। कहाँ जाता है? स्कूल जाता है। लेकिन कहाँ से क्वेश्चन नहीं करना है, क्या, किसे और किसको से क्वेश्चन करना है। तो कहाँ से आंसर, किसी और शब्द से आंसर आ गया तो ऑब्जेक्ट नहीं है। सॉ बर्ड, क्या देखा? बर्ड देखा, ऑब्जेक्ट है ना। बॉट क्या खरीदा? कार, ऑब्जेक्ट है। रन्स क्या दौड़ता है? नहीं आया। किसे दौड़ता है? नहीं आया। किसको दौड़ता है? नहीं आया। कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है। तो कैसे इसमें नहीं है, क्या है, किसे है और किसको से, मतलब इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है। क्या खाता है? मैंगोस, ऑब्जेक्ट है इसका मतलब। इसमें देखो क्या खाता है? नहीं आया। किसे खाता है? नहीं आया। किसको खाता है? नहीं आया। कितनी बार खाता है? तो कितनी बार भी हमारा इन तीनों में नहीं है, क्योंकि यहाँ क्या है, क्या, किसे और किसको, मतलब यहाँ भी ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ ऑब्जेक्ट है। तो ये हमारे क्या बताते हैं? ये ऑब्जेक्ट को बताते हैं। ठीक है, क्लियर है मेरी बात सभी को? क्लियर है? चलिए बढ़िया, शानदार, बन जाएगा। क्या, किसे और किसको से क्वेश्चन करोगे, ऑब्जेक्ट मिला तो ठीक है, और अगर इन 3 शब्दों के अलावा किसी और शब्द से अगर आंसर आता है तो कभी भी हमारा ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, अब इसके आगे का हम लोग करेंगे कल। ठीक है, इतना आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। फिर 8 बजे से पेडागोजी की क्लास चलेगी थोड़ी देर के लिए, वो भी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू वेरी मच।